हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। एमजेटी ऐप पर ही दोस्तों हमारे बहुत सारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं, आप इनका भी फायदा उठा सकते हैं। ये देखिए सभी प्रकार के बैच हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल, पुलिस का, यूपीपी का, राज्य व्यवस्था संविधान का इंडिविजुअल, इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल, हिंदी का इंडिविजुअल, गणित का इंडिविजुअल, इसके अलावा सामान्य ज्ञान बैच का भी है। सामान्य ज्ञान बैच जो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, हर एक सब्जेक्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ करंट अफेयर की फ्री ई बुक्स मिल रही हैं 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए ये वैलिडिटी होगी, यानी एक बार कोर्स लेने के बाद सामान्य ज्ञान आपका सिलेक्शन तक का जिम्मेदारी हमारी रहेगी। एमजेटी ऐप पर दोस्तों आप जाकर के हमारे सभी कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सुमित33 तो आपको 33% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, जस्टिस BV नागरत्ना किस वर्ष में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी? तो ये बनेंगी 2027 में। भारत और किस देश ने अजय वॉरियर्स नामक सैन्याभ्यास किया? तो भारत और यूके के बीच में होता है अजय वॉरियर्स। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने सही और डिटेल्स के साथ आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों द पावर ऑफ द डॉग में। किसने? द पावर ऑफ द डॉग में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। ये दोस्तों बेसिकली अमेरिका में जो टेलीविजन शोज आते हैं, अमेरिकी टेलीविजन शो और अमेरिकी इंटरनेशनल टेलीविजन शो, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन ग्लोब का अवार्ड। तो यहाँ पर देखिए विनर्स की लिस्ट है। इस बार का ये 79th एडिशन था, अमेरिका में दिया जाता है ये। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी के लिए चुनी गई द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी सीरीज के लिए चुनी गई है वेस्ट साइड स्टोरी। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं ड्रामा कैटेगरी में विल स्मिथ, ठीक है, किंग रिचर्ड एज रिचर्ड विलियम्स के रूप में। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं निकोल किडमैन। ओके, तो ये 4 तो आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। वैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है बेस्ट फिल्म ही पूछा जाएगा, और ज़्यादा आगे नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा तो विल स्मिथ के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ये चर्चित हीरो हैं। चलिए अगला देखते हैं, मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो इसको जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्पेन के खिलाड़ी हैं। मैंने आपको इनसे बताया था एक क्वेश्चन कि स्पेन में इनके ही नाम से एक टेनिस पुरस्कार भी दिया जाना शुरू हो गया है। स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस पुरस्कार इनकी जयंती के अवसर पर दिया जाना शुरू हो गया है, ठीक है, राफेल नडाल की, क्योंकि ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों। इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है, 20 बार ग्रैंड स्लैम। 3 खिलाड़ी वैसे जीत चुके हैं, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और राफेल नडाल, तो इन्होंने भी जीता हुआ है। स्पेन के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन बहुत अच्छा खेलते हैं। फ्रेंच ओपन किस पर मैदान पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। तो इनको क्ले कोर्ट का बादशाह या कहें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। क्लियर? राफेल नडाल को। तो अभी हाल ही में इन्होंने जीत लिया है मेलबर्न समरसेट में पुरुष एकल टेनिस का खिताब। इनके कैरियर का 89वां ATP का खिताब था। महिला एकल में बात करें तो सिमोना हालेप ने जीता है। सिमोना हालेप का 23वां WTA खिताब था, ठीक है। देखिए जो पुरुषों का होता है उसमें होता है ATP, ठीक है, ATP खिताब। ATP मतलब होता है कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और जो महिलाओं का होता है उसे कहते हैं WTA यानी कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। बात एक ही है, पुरुष खेलेंगे तो ATP बोलेंगे, महिला खेलेंगे तो WTA बोलेंगे। जैसे मैंने आपको बैडमिंटन में एक बताया हुआ था कि एक महिलाओं का होता है उबेर कप, और उसी संस्था के द्वारा उसी समय उसी इवेंट में आयोजित कराया जाता है जिसमें पुरुष खेलते हैं, तो उसको बोलते हैं थॉमस कप। तो उबेर कप और थॉमस कप ये दोनों भी वही है, सेम ही टूर्नामेंट है, बस महिला खेलेगी तो उबेर कप बोलेंगे, पुरुष खेलेगा तो थॉमस कप बोलेंगे। उबेर कप जो होता है दोस्तों, इसको इस बार जीता है चाइना ने, और थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। ये दोनों बैडमिंटन का था, यहाँ पर ये टेनिस का है। क्लियर? बिल्कुल। आगे देखते हैं, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा? तो अभी हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने दोस्तों केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन करने का फैसला लिया है।
केवड़िया रेलवे स्टेशन अब एकता नगर ही रेलवे स्टेशन क्यों किया जाएगा? कारण ये है इसके पीछे का कि आप जानते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में ही है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही दोस्तों 562 से ज्यादा रियासतों को एक किया था। भारत को एक भारत अखंड भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा था। तो उन्हीं की जयंती के अवसर पर एकता दिवस मनाया जाता है। अब उनका जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उस नगर को एकता नगर कहा गया है, ठीक है, इसी वजह से एकता नगर नाम रख दिया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आप याद रखेंगे, एकता नगर याद रखेंगे। अब एकता नगर रेलवे स्टेशन तो कर दिया गया है, आप अगर जाओगे तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि ट्रेन कैसी है, कहाँ से लेना है होगा, ठीक है, तो उसका कोड डालना पड़ता है। तो कोड नोट डाउन कर लीजिए EKNR डालोगे तो जो स्टेशन आएगा वो होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। सर्च करिएगा तब जाइएगा वहां पर, ठीक है। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया, एकता नगर रेलवे स्टेशन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया था। रामवी सुतार इसके मूर्तिकार हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर को किया गया 2018 में। 31 अक्टूबर 2018 में 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। क्लियर। अगला देखते हैं, रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी कब लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च की जाएगी दोस्तों नवंबर 2022 में। भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाने वाले पुरुष हैं, व्यक्ति हैं रतन एन टाटा। इनकी लाइफ पर एक बुक लिखी जा रही है, इनकी बायोग्राफी लिखी जा रही है और बिल्कुल ऑथराइज्ड है, ठीक है। इसमें बचपन से लेकर के अभी तक की इनकी जर्नी के बारे में डिटेल में लिखा गया है और इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और बहुत ही सीनियर इनके रह चुके हैं एम्प्लॉय। तो इन्होंने बचपन से लेकर के वर्तमान तक इनकी सारी जर्नी को इस बुक में लिखा हुआ है। नवंबर 2022 में ये बुक लॉन्च की जाएगी, हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अभी दोस्तों टाटा सन्स के चेयरमैन एमरेटिस हैं रतन टाटा जी। तो रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नवंबर 2022 में लॉन्च होगी। हम सभी लोग को इस बुक का इंतजार है। अगला, हाल ही में किसने एडिलेड इंटरनेशनल 1 टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो इसे जीता है दोस्तों गेल मोनफिल्स ने। गेल मोनफिल्स यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने जीत लिया है ये टूर्नामेंट, ठीक है। ये पुरुष एकल में जीते हैं यानी मेन सिंगल में जीते हैं। फ्रांस की ये रहने वाले हैं। महिला एकल्स में अगर बात करें विमेन सिंगल्स में तो एस्ले बार्टी ने जीता है। एस्ले बार्टी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। अच्छा, एस्ले बार्टी ने ही दोस्तों इस बार विंबलडन ओपन जीता है, तो विंबलडन ओपन भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा एस्ले बार्टी ने ही तो मियामी ओपन भी जीता था। इसको मैं आपको रिवाइज कराया करता रहता हूँ, ठीक है। जो 9 PM पर वीडियो आती है उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए। डेली 9 PM पर होता है करंट अफेयर शो, तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक आपका करंट अफेयर रिवाइज कराया जा रहा है 2021 का। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपका करंट अफेयर समझ लीजिए 100% मजबूत हो जाएगा। पुरुष युगल में यानी कि मेंस डबल्स में अगर बात करें तो रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन की जोड़ी ने जीता, जो दोनों जोड़ी भारत की है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी मैं आगे क्वेश्चन लिया हूं तो डिटेल में बात करूंगा। महिला डबल्स में एस्ले बार्टी और स्टान सैंडर्स ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी है ये। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश में डेल्टा क्रॉन नामक कोविड वेरिएंट पाया गया? नया कोविड वेरिएंट पाया गया, तो डेल्टा क्रॉन आ गया है, ये साइप्रस में पाया गया है। देखिए अभी ओमिक्रॉन तो भारत में कोहराम मचा ही रहा है। इसके अलावा फ्रांस में भी एक आया हुआ है। फ्रांस में कौन सा आया है? फ्लोरोना फ्रांस में आया है। और अब आ गया डेल्टा क्रॉन साइप्रस में, ठीक है। तो ये सभी कोरोना के वेरिएंट हैं। आपको याद होगा, जो लोग काफ़ी दिनों से जुड़े होंगे उनको मैंने बताया था कि ये वेरिएंट बनते कैसे हैं, ठीक है। ये म्यूटेशन होता क्या है, ये म्यूटेशन वर्ड क्या है। तो एक्चुअली में देखो दोस्तों, ये कोरोना जो होता है ना, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है या संक्रमित होता है तो ये अपनी कॉपीज बनाने लगता है। जब अपनी कॉपीज बनाने लगता है तो लाखों करोड़ों कॉपीज जब बनाता है तो उसमें बहुत सारा चांसेस होता है कि कॉपीज बनाते बनाते कुछ उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। तो कुछ डिफेक्ट जब आ जाते हैं यानी कि कुछ उसमें चेंजेस होने लगते हैं। जब उसमें चेंजेस होने लगते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो चेंजेस घातक हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है वो चेंजेस हो जाते हैं बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, 1914 से 1918 के बीच में दोस्तों
एक महामारी फैली हुई थी, स्पेनिश फ्लू जिसे कहते हैं। स्पेनिश फ्लू की वजह से लगभग 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन 1914 में जो ये स्पेनिश फ्लू फैला था, ऐसा फैला था कि बहुत से लोग मर जा रहे थे। वही स्पेनिश फ्लू 1918 के बाद आते आते बिल्कुल एकदम डाउन हो गया, एक सर्दी टाइप का, एक जुकाम टाइप का बनकर के रह गया था। ठीक है, तो ऐसे ही ये कोरोना भी हो रहा है। देखेंगे आप कि ओमिक्रॉन जो है वो घातक नहीं है, ठीक है, लेकिन वही डेल्टा वाला जो था वो बहुत ज़्यादा घातक था। ठीक है, डेल्टा वेरिएंट आया था, 2 दिन में निपटा दे रहा था। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन होने के बाद घातक बन जाते हैं, कभी कभी होता है लो हो जाते हैं, उसकी कॉपी जो होती है। तो ऐसे ही इस प्रक्रिया को जो अपना रूप बदलता है उसे कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो ये म्यूटेंट है, ठीक है, कोरोना का म्यूटेंट है, और ये एक नया जब टाइप आ जाता है तो उसे कहते हैं वेरिएंट। तो इसी प्रकार से आप देखो, डेल्टा वेरिएंट आया था, कप्पा वेरिएंट आया था, अब फ्लोरोना आया फ्रांस में, और साइप्रस में आया कौन सा, डेल्टा क्रॉन। ठीक है, तो ये सभी वेरिएंट कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं इसको आपको याद रखना है। जन्मदाता कौन है, जन्मदाता है चाइना। ठीक है, चलिए कोरोना का अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल की सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल बॉर्डर के पास में 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। अब आप सबसे पहले तो समझिए कि ये राजस्व गांव होता क्या है और कहां पर है। तो राजस्व गांव दोस्तों उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मिहिनपुरवा तहसील में स्थित है। भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया, ये 4 गांव हैं। इनको राजस्व गांव का दर्जा मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर प्रशासनिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है कि अब उस गांव की जिम्मेदारी चली गई प्रशासन के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास। ठीक है, मैंने आपको एक अंतर बताया था छोटा सा, एक शासन होता है, एक होता है प्रशासन। तो शासन में वो होते हैं जो नेता होते हैं, ठीक है, नेता, लीडर, ये सभी शासन के अंतर्गत आते हैं, मंत्री वगैरह, ठीक है ना। और जो प्रशासन होता है उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस वगैरह, ये सभी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो आप गाड़ियों में देखते हो ना कि उत्तर प्रदेश शासन या उत्तर प्रदेश प्रशासन या भारत शासन या भारत प्रशासन, तो दोनों में अंतर आप समझ जाइएगा कि किसकी गाड़ी है ये। ओके, फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं। तो जब प्रशासनिक अधिकारी के पास चली गई जिम्मेदारी, तो ये अब पूरा अच्छे तरीके से इन गांवों की देखभाल करेगा, यहाँ के लोगों को सरकार की योजनाओं को दिलाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अगर ग्राम प्रधान वगैरह होते तो फिर ऑपरेट करना, कभी कभी भ्रष्टाचार वगैरह, ये सब चीज़ें चलती रहती। अच्छा, एक चीज़ और, राजस्व गांव जो होते हैं इसमें ये एक प्रशासनिक क्षेत्र एक प्रकार से होता है। इसमें कई गांव हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही गांव हो। ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र राजस्व गांव जब घोषित होता है तो उसमें कई गांव हो सकते हैं। ओके, और कभी कभी ये बॉर्डर एरिया में इसलिए किया जाता है जिससे कि जब ये रहता है कि बॉर्डर एरिया में घुसपैठ वगैरह की घटनाएं होती हैं। ठीक है, आप जानते हो कि नेपाल बॉर्डर से बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान वाले जो होते हैं नेपाल के थ्रू इंडिया में इंटर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में गांव में क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं, अगर वो प्रशासन के जिम्मेदारी पहुंच जाती है तो उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ बॉर्डर की बात करेंगे। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच में सीधा सीधा बॉर्डर लगता है, नेपाल और बिहार के भी बीच में लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल जो देश है ये भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तब आप बताएंगे बिहार। मैं जानता हूँ मैप में देख नहीं पा रहा, आपको उत्तर प्रदेश ही लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसका कर्व जो है ना बिहार का, ये बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बॉर्डर ये ज़्यादा शेयर करता है नेपाल से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए, अगला लेखपाल बैच के बारे में बात करना चाहूँगा। लेखपाल बैच आया हुआ है, बहुत ही शानदार बैच है। अभी आपको 749 भी नहीं पे कर देना है, अभी आपको पे करना है लगभग 501 रुपये। क्यों? क्योंकि आपको कूपन कोड यूज करना है सुमित 33, SUMIT, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस सुमित 33। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा दोस्तों डिस्काउंट 33% का। जी हाँ, 33% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो कोर्स है जिस पर लगातार वीडियोज आ रही हैं, ये आपको लगभग 501 में मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जा करके पता कीजिए, डेली इस पे क्लासेस चल रही हैं। अगला, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स का खिताब जीता? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, इसको लास्ट में अलग से लूंगा क्योंकि इसमें भारतीय जोड़ी ने जीता हुआ है। तो रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथ ने, इनकी जोड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स का खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इनका ये 20वां ATP डबल्स था, 20वां ATP डबल्स। और रामनाथ का दोस्तों ये पहला था, फर्स्ट था। ठीक है, बहुत ही ये समझ लीजिए जूनियर है इनकी अपेक्षा में।
तो इन दोनों की जोड़ी ने जीत लिया है एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स का खिताब। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में यह आयोजित हुआ था। इन्होंने इवान डोडिंग और मार्सेलो मेला को हरा करके जीता हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय जोड़ी ने जीता है। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 11 जनवरी को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को ये मनाया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ह्यूमन की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, मानव तस्करी से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2007 से ही मनाया जाना शुरू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ की सीनेट के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद 2010 में ओबामा, जो कि वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने जनवरी महीने को राष्ट्रीय तस्करी, समझ लीजिए एक प्रकार से पूरा पूरा महीना ही घोषित कर दिया था, मानव तस्करी जागरूकता महीना या माह घोषित कर दिया था और 11 जनवरी को दिवस मनाया जाता है। अगला, किस पुरस्कार से पुरस्कृत गीतकार मार्लिन बर्गमैन का निधन हो गया? मार्लिन बर्गमैन, ये ऑस्कर, ग्रैमी, एक होता है एमी, इन सभी से ये सम्मानित थी। 3 बार इनको ऑस्कर मिल चुका था। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार भी पा चुकी थी, कई बार एमी पुरस्कार पा चुकी थी। तो इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बहुत ही फेमस ये सिंगर थी और सॉन्ग राइटर भी थी, मार्लिन बर्गमैन। यहाँ पर देखिए इमेज में आपको दिख रही हैं, फ़ोन से बात कर रही हैं। कुछ लोग की आदत होती है फ़ोन से बात करते हुए फ़ोटो खिंचाने की। ठीक है, आपके आसपास भी होते होंगे ऐसे लोग, चाचा लोग। चलिए, तो फिलहाल आ जाते हैं मार्लिन बर्गमैन पर। ये अपनी पति के साथ गाया करती थी। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। बहुत सारे फेमस टेलीविज़न शो, फिल्म और प्लेटफॉर्म पर इन्होंने गीत गाए। 16 बार ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और 3 बार ऑस्कर जीती थी। ऑस्कर, एमी और ग्रैमी सभी अवार्ड्स ये जीत चुकी थी। अमेरिकी सिंगर थी, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। लगभग 23% ऐसे लोग हैं जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो रोजाना देखते हैं। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कुछ और चाहिए कमेंट करके बताओ, उसकी वीडियो आपको दी जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे, ICMR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अब तक कितनी बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। MZT ऐप इंस्टॉल करके रखो, इसी पर जाकर के आपको इसकी क्विज मिल जाएगी, वो भी सॉल्व कर लेना बिल्कुल फ्री में डिटेल्स के साथ। इसके अलावा PDF भी मिलेगी आपको यहाँ पर। MZT टेलीग्राम ग्रुप है MZT एजुकेशन के नाम से, ज्वाइन करोगे तो यहाँ से आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आजकल यूट्यूब गुस्सा है, नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, तो यहाँ से आप आ जाओगे। ठीक है, यूट्यूब पर भरोसा ही मत करो। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं फिलहाल वीडियो में। मिलते हैं हम 9 बजे शाम को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।